तो लास्ट क्लास में मैंने जीपी मतलब कि जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के 3 पर्पस डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट और द फूड। ठीक है, 2 एग्जांपल बताए थे, गोल्डन राइस और प्रोटीन रिच पोटैटो, आलू। सेकंड मैंने क्या बताया था, बताओ अगर याद हो तो। सेकंड पर्पस, टू इनहांस herbicide resistant टू डेवलप, tomato. हाँ बिल्कुल, टू डेवलप प्लांट, टू डेवलप रेसिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड। जिसमें एक एग्जांपल बताया था क्या आपको, टोबैको का टोबैको प्लांट। और वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था, ये भी याद रखना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था वो। और उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किए थे, एएलएस जीन। किस प्लांट का, किस प्लांट का जीन, Arabidopsis. अरेबिडोप्सिस प्लांट का जीन ट्रांसफर किए थे। और उससे क्या बना था, एसीटेट लैक्टेट सिंथेटेस। तो ये एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल था, जल्दी बताओ, टू डेवलप रेसिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर। उसमें कौन सा एग्जांपल बताए थे, बताओ जल्दी से। वो सैलिनिटी वाला टोमेटो. टोमेटो, उसमें टोमेटो बताए थे। तो ये सारे बात डिस्कस करने के बाद आज हम अगला मतलब कि पर्पस बता रहे हैं कि हम किस पर्पस से प्लांट को मतलब कि जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पहले ये समझो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता क्या, तब तो इसको घटाएंगे। आपने आए दिन सुना होगा कि किसान खेतों से जब फसल काट के लाते हैं तो जो सोचते हैं कि जितना जल्दी उसको बेच के निकाल दें उतना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर फसल कट गई है तो उसके पकने का मतलब कि फसल पक चुकी है तब तो कट चुकी है, तो पकने लगभग पकने वाला होता है, तो उससे पहले वो कट कर लेते हैं फसल को, राइट। बात अब यहाँ ये है कि जो फसल है अगर वो कटने के बाद ज्यादा दिन रख सकते हैं तो मार्केटिंग वैल्यू उसकी अच्छी खासी मैनेज रहेगी। क्योंकि मान लो सपोज दैट कि एक कोई विलेज है, सपोज करो एक कोई विलेज है, ठीक है, विलेज मतलब गांव है। अब वहां पे बाहर से जो इंडस्ट्रीज के लोग सब हैं वो यहाँ के रॉ मटेरियल खरीदने उतना ज्यादा नहीं आते हैं, मगर ये गांव अपने आप में खुशहाल गांव है। क्यों खुशहाल गांव है? यहाँ कोई गेहूं की खेती करता है, कोई टमाटर की खेती करता है, कोई आलू की खेती करता है, सब लोग किसान ही आपस में, लगभग कोई मजदूरी करता है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे का सामान खरीद के आराम से खा पी के खुशहाल जिंदगी यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट सपोज करो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, पोटैटो का बढ़ गया, टोमेटो का बढ़ गया, मैं टोमेटो का एग्जांपल बताता हूँ। तो एक बार बताओ, टोमेटो अगर एक टोमेटो आप खरीद के मतलब कि उसको अगर आप कच्चा प्लांट से तोड़ोगे उसको, तो कितने दिन रह सकता है? मैक्सिमम 10 दिन, उसके बाद तो गलना है, खराब हो जाना है। क्यों? एक्सेस राइपनिंग हो जाएगी। तो एक बार बताओ, अगर 10 दिनों में बाहर से कोई खरीदने वाला नहीं आया तो बता क्या वो खराब हो जाएगा वहीं पे? हाँ। और अब हम उसको कितना स्टोर करके रखेंगे भाई फ्रिज में, तो उसका भी एक लिमिटेशन है। तो साइंटिस्टों ने सोचा हम फल के पकने की प्रोसेस को जेनेटिकली स्लो क्यों ना कर दें। हम जो फसल के बाद कटाई हुई है उसमें से जो लॉस हो रहा है कि जल्दी पक जा रहा है, राइपनिंग जल्दी हो जा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं, उस लॉस को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और ये ज्यादातर फ्रूट्स वाले केस में देखने को मिलते हैं। मैंगो है, नारंगी है, केला है, अमरूद है, सब मतलब पक जाता है तो फिर वो लॉस हो जाता है मार्केट में बिकने के पहले अगर वो पक गया तो हम चाहते हैं कि सपोज दैट कि अगर आपको ऐसा टोमेटो यहाँ पे लेके आए हैं जिसका रैपनिंग आप स्लो कर दिए हैं, अगर रैपनिंग स्लो कर दिया और आज आप कट के लाए, अगर ये नेचुरली 10 दिन में पकता तो ऐसे 20 दिन में पकेगा तो कोई बात नहीं, 20 दिन में तो इसको हम बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे, विदेश कर देंगे ट्रांसपोर्ट। तो बताओ, अब मान लो कि अगर ये 10 दिन में पकता है, अगर हम विदेश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रास्ते में गल जाता है, तो विदेश कभी खरीदता हमसे? नहीं खरीदता। तो हम ये सोचते हैं कि हम क्यों ना इसकी राइपनिंग स्लो कर दें, तो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी कि फसल कटने के बाद, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, फसल कटना, फसल कटने के बाद की जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या एग्जाम्पल है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये फ्लेवर सेवर टोमेटो हमने किस टेक्निक से डेवलप किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय द टेक्निक ऑफ एंटी सेंस टेक्निक। अभी इसको समझाते हैं कि एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है। क्या आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या मैंने आपको डीएनए के बारे में यह समझाया है कि सेंस स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होता है? क्या ये सब मैंने आपको समझाया? यस सर. ये सब मैंने आपको समझाया। तो मुझे ये बताओ कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। अभी मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब भूल जाओ, मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। तो मुझे बताओ
इसमें से कौन सा सेंस है और कौन सा एंटी सेंस है? 5 to 3 वाला सेंस। नहीं बता सकते। 5 to 3 तो ये भी है, अच्छा अभी और अभी 5 नहीं to बता 3 तो सकते। ये भी है, नहीं बता सकते। यही तो आपको मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बताया था। जब तक आप प्रमोटर का साइट और टर्मिनेटर का साइट क्लियर नहीं कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा सेंस स्टैंड है और कौन सा एंटी सेंस है। याद करो, मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझाया था, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर व्हिच डिफाइंस द नेमिंग ऑफ स्ट्रैंड, व्हिच वन इज सेंस एंड व्हिच वन इज एंटी सेंस। इसको मैंने हिंदी में भी लिख के समझाया था। यह प्रमोटर ही वो चीज है जिसकी वजह से हम ये बता रहे हैं कि इसमें से कौन सा सेंस है कौन सा एंटी सेंस है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर प्रमोटर का साइट स्विच कर दें, इस साइड से उस साइड कर दें, तो सेंस और एंटी सेंस का डेफिनेशन पलट जाएगा। जो सेंस कहला रहा है वो एंटी सेंस कहलाने लगेगा, जो एंटी सेंस कहला रहा है वो सेंस कहलाने लगेगा। अब मुझे बताओ, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डीएनए सेगमेंट है, ये 3 to 5 है, ये 5 to 3, और मैं कह रहा हूं कि प्रमोटर इस साइड है, इस साइड। अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रैंड यहां पर सेंस है और कौन सा एंटी सेंस है? आप हो जाएगा 5 to 3 सेंस। फिर गलत। 5 to 3 फ्रॉम द साइड ऑफ प्रमोटर, क्योंकि 5 to 3 तो इधर से भी है भाई, यही तो मैं मॉलिक्यूलर में सिखाया हूं। 5 to 3 तो इधर से भी है, टर्मिनेटर से भी है। 5 to 3 फ्रॉम द प्रमोटर साइड, फ्रॉम द प्रमोटर यानी कि डायरेक्शन आपको इधर से लेना है, फ्रॉम द प्रमोटर साइड इट इज द सेंस, एंड 3 to 5 फ्रॉम द प्रमोटर साइड इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब मुझे बताओ कि एंटी सेंस स्ट्रैंड का ही दूसरा नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यस और नो? नॉन कोडिंग है या कोडिंग है? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग बताया था, ANTE। एन का मतलब क्या है? ए मतलब एंटी सेंस, टी का मतलब ए का मतलब एंटी सेंस, एन का मतलब नॉन कोडिंग, और टी का मतलब टेम्पलेट, बताया था। तो बताओ जो नया मतलब एमआरएनए जो बनने वाला है, एमआरएनए किससे बनेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड से बनेगा या सेंस स्ट्रैंड से बनेगा? जल्दी बताओ। एंटी सेंस स्ट्रैंड से बनेगा। उसका पोलैरिटी क्या होगा? 5 to 3? अरे हाँ, उसका पोलैरिटी क्या होगा? 5 to 3? क्योंकि बना किससे? 3 to 5 वाले से बना है। लेकिन एक बार बताओ कि जो एमआरएनए बना है, इसका सीक्वेंस का कोडिंग लगभग मैच किससे करेगा? सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसलिए तो उसका नाम सेंस पड़ा है। ये सब मैं मॉलिक्यूल में सिखा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इस पूरे सेगमेंट ऑफ जीन को, किसको? इस पूरे सेगमेंट ऑफ जीन को जिससे हमें एमआरएनए मिला है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं चूंकि इससे बनने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है, सो दैट दिस कंप्लीट सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड एज सेंस जीन। हेलो, इट इज कॉल्ड एज सेंस जीन। ओरिजिनली यही है, ओरिजिनली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं इस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लूं, पूरा समझो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का, भी आपको अंत में समझ में आएगा कहानी। अगर मैं इस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लूं जो ऑर्गेनिज्म पे हमारा काम चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, टारगेट है वो ऑर्गेनिज्म हमारा, ठीक है? जैसे टोमेटो के केस में बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ अगर मैं ये जीन को आइसोलेट कर लूं वहां से एनी हाउ, और लैब में हम उसके प्रमोटर को साइट, प्रमोटर के डायरेक्शन को बदल दें, अभी प्रमोटर इधर था, अब मैं प्रमोटर इधर लगा दे रहा हूं, तो बताओ अब आपका जो पहले सेंस जीन में एंटी सेंस स्ट्रैंड था और अभी जो पहले सेंस स्ट्रैंड था अभी भी वही है या बदल गया? जल्दी बताओ। बदल जाएगा। नहीं भाई, मेरी बात समझो। जो आपका जो प्रमोटर आपने बताया है ना, ये देखो ये प्रमोटर आपने इधर लाया है, तो बताओ पहले इससे बनता था 3 to 5 वाले से, बनेगा अब इससे इधर वाले 3 to 5 वाले से। तो अब मतलब कि डेफिनेशन वही रहेगा सेंस और एंटी सेंस का। ये बोल सकते हैं कि पहले वाले के कंपैरिजन में जो एंटी सेंस था स्ट्रैंड, अब वो सेंस कहलाएगा, और जो सेंस था वो एंटी सेंस कहलाएगा। बट फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो गलत लिखा है, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है और ये सेंस स्ट्रैंड है। ये मैं लिख रहा हूं, लिख के आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पहले वाला ही जीन है जिसको आपने आइसोलेट कर लिया है। लो, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, गलत लिखा है सही कर ले, व्हाइटनर लगा के सही लिखा है। एंटी सेंस स्ट्रैंड ये था ना ये भाई ओरिजिनली, ये सेंस स्ट्रैंड था ना ओरिजिनली। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आर्टिफिशियली प्रमोटर के साइड बदल दिए गए लैब में। अच्छा बताओ, अब जो एमआरएनए बनेगा, अच्छा एक बार बताओ, अब जो एमआरएनए बनेगा
किससे बनेगा? इस वाले से, हाँ इस वाले से बनेगा। तो उसका सीक्वेंस मैच किससे करेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड से। अरे ओरिजिनली जो एंटी सेंस था, तो बताओ क्या इस पूरे सेगमेंट को मैं एंटी सेंस जीन बोलेंगे? Yes. एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज एंटी सेंस टेक्निक। बोलोगे सब फायदा क्या होगा? फायदा होगा, रुक जाओ, फायदा होगा, देखो तो सही। पहले बताओ, ओरिजिनली जो सेंस जीन था उससे मिलने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस सेंस स्ट्रैंड से मैच करता था, जो 5 to 3' था, इसलिए हमने इसको बोला ये 5 to 3' है। लेकिन अब बताओ, अभी भी 3 to 5' वाले से मिल रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 5' होगा, यस और नो, और यहाँ 3' होगा, यस और नो। मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में तुम्हें इससे मैच करता हुआ एमआरएनए मिला है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें एमआरएनए बना यू होगा, उसमें टी होगा, यही डिफरेंस होगा। तो इससे जो सेंस स्ट्रैंड है उससे एमआरएनए मिला है, राइट। लेकिन इस वाले केस में इससे आपको एमआरएनए मतलब इससे एमआरएनए मिला नहीं, इससे मैच किया है। लेकिन इस वाले केस में इससे मैच किया है। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस वाले एमआरएनए जो सेंस जीन के सेंस स्ट्रैंड से मैच कर रहा है, और इस वाले एमआरएनए जो एंटी सेंस जीन के एंटी सेंस स्ट्रैंड से मैच कर रहा है, क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? यस। यस और नो? तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना देंगे? यस और नो? डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, यस और नो? और मैं आपको बता दूं, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड बनता है तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड बनता है तो वो स्टेबल नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, जितने भी यूकैरियोटिक सिस्टम है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी यूकैरियोटिक सिस्टम है, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को कट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनते ही डिस्ट्रॉय होता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, ये एमआरएनए बना तो इससे क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं, बनने से पहले क्या हो जाएगा? ये टुकड़े में पहुंच जाएगा। बनने से पहले क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बनने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब इससे ट्रांसलेशन तो हो नहीं पाया, ट्रांसलेशन तो हो नहीं पाया। अब बोलोगे सर ठीक है, सब एंटी सेंस टेक्निक तो समझ में आ गया, एंटी सेंस टेक्निक समझ में आ गया ना, तो चलो एग्जांपल से कोरिलेट कर देते हैं। मैं जिस पोटैटो की बात कर रहा हूँ, पता है पोटैटो पकता क्यों है? पोटैटो के जो सेल्स हैं, समझो पोटैटो के जो सेल्स हैं, जैसे प्लांट सेल है, क्या आपको ये बात पता है कि प्लांट सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको मिडिल लेमिला कहते हैं? क्या आपको ये बात पता है? और उस मिडिल लेमिला का मेन कंपोनेंट पेक्टिन होता है, क्या आपको ये भी बात पता है? मैं आपको बताऊं, इस पेक्टिन को डिसॉल्व करने वाला एक एंजाइम पेक्टिनेज तो होता ही है, साथ में एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? केवल इस मिडिल लेमिला नहीं, यहाँ पे जितने भी सेल वॉल आपस में अटैच है कॉम्पैक्टली, उस सारे कंपोनेंट को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। फिर से नाम बोलो, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम का नाम है। तो एक बार बताओ, अगर ये एंजाइम, जितने भी सेल है यहाँ पे, जितने भी सेल हैं, ये मैं टोमेटो जो आपका खाने वाला है, मैं उसके कच्चे वाले टोमेटो की बात कर रहा हूँ, अभी उसके बीच में जितने भी कंपोनेंट हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए टोमेटो क्या हार्ड है। देखो कलर चेंज, आपको पता है कलर चेंज किसकी वजह से होता है? क्रोमोफिल, सॉरी क्लोरोफिल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोफिल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्डनेस की बात कर रहा हूँ, पकेगा तब ना। तो अभी ये सारे क्या आपस में अटैच्ड हैं, कंपैक्टली पैक्ड हैं। लेकिन अगर कोई एंजाइम आए जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, और वो इन सबको गला दे धीरे धीरे, अगर वो इस सबको गला दे, तो क्या फ्रूट लूज हो जाएगा? क्या फ्रूट पक जाएगा? यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। पक जाएगा। लेकिन हम उस एंजाइम के सिक्रीशन यानी उस एंजाइम के सिंथेसिस को स्लो कर दें, अगर हम उस एंजाइम के सिंथेसिस को स्लो कर दें जो फ्रूट रैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रूट लेट से पकेगा या जल्दी पकेगा? लेट से पकेगा। फ्रूट लेट से पकेगा। आपको पता है हमने जो यहाँ पे ये जीन आइसोलेट किया ना, जो मैं जिस टोमेटो की बात कर रहा हूँ, वो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को बनाने वाला जीन है। निकाला, लैब में गया, प्रमोटर का साइड बदला, अब उससे एमआरएनए बना। अब हमने क्या, उससे एमआरएनए नहीं बनाते हैं, उससे एक्चुअल में क्या करते हैं, इस पूरे जीन को फिर ट्रांसफर कर देते हैं उसी प्लांट में। देखो इसको निकाला, प्रमोटर का साइड बदला, अब ये पूरे जीन ट्रांसफर कर दो उसी प्लांट में। तो बताओ क्या उस प्लांट के बॉडी के अंदर ही अब ये सब कुछ चल रहा होगा? बोलो क्यों? ये तो नेचुरली था ही सही, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ क्या प्लांट के बॉडी के अंदर नेचुरली ये जीन तो बन ही रहा है सही? तो ये कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है? तो बहुत सारे बन रहे हैं।
अरे भाई ये तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन बताओ ये भी आपने ट्रांसफर किया तो इधर से एमआरएनए बन रहा है, तो क्या बहुत सारे इसमें से इधर जो बन रहे हैं, मतलब कि सेंस जीन से जो एमआरएनए बन रहे हैं, क्या उसमें से कुछ एमआरएनए इसके चपेट में आ जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना लेंगे, तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? तो बताओ फ्रूट पकवे नहीं करेगा या फ्रूट लेट से पकेगा? फ्रूट लेट से पकेगा। बोलो क्यों? लेट मान लो कि पहले 10 एमआरएनए बन रहे थे, फॉर एग्जांपल 10 एमआरएनए बन रहे थे पर यूनिट टाइम में, इस एंजाइम को जो बना सकते थे फाइनली, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, फाइनली बना सकते थे। अब उस 10 एमआरएनए में मान लो कि 3 एमआरएनए इसके चक्कर में आके चपेट में जाके बर्बाद हो गया, जो प्रोटीन नहीं बना सकता, फाइनली एंजाइम नहीं बना सकता पॉलीपेप्टाइड, लेकिन 7 तो अभी भी है ना। लेकिन एक बार बता, जब 10 एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा था तब तो फ्रूट जल्दी पकता होगा, और जब 7 से बन रहा है तब तो फ्रूट लेट पक रहा है। तो आपने रैपनिंग डिले कर लिया बाय द टेक्निक ऑफ एंटी सेंस टेक्निक। क्या आपको एंटी सेंस टेक्निक समझ में आया? जल्दी बोलो। दिस इज कॉल्ड एज एंटी सेंस टेक्निक। अब देखो एंटी सेंस टेक्निक क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ आपको एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे भी ऊपर में लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसी पेज में ऊपर में यहाँ पे लिखा है, देखो पढ़ो। बाय द रिवर्सिंग ऑफ, यहाँ लिखा है बाय द रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ पी मतलब प्रमोटर, वी ऑब्टेन एमआरएनए विच सीक्वेंस, मतलब जिसका सीक्वेंस इज मैच्ड टू एंटी सेंस स्ट्रैंड, यहाँ स्ट्रैंड लिखा है, एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिनल जीन, ओरिजिनल जीन के एंटी सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी टेक्निक। एंड इससे बनाने वाले जो हमारे पास क्रॉप है दैट इज द फ्लेवर सेवर टोमेटो, उसका नाम है। अब देखो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। बोलो बातें, आपको सारी बातें समझ में आ गई यहाँ तक? अब आप क्या करो, यहाँ तक बार पूरा पढ़ लो, फिर मैं अगले मीटिंग में और एग्जाम्पल बताता हूँ जीएम क्रॉप्स के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। सृष्टि No, sir. जल्दी पढ़ो यहाँ तक।